नमस्कार दोस्तों कल भारत के रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा जारी किया गया और उसमें काफ़ी सारे सरप्राइजिंग नंबर थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो फूड इन्फ्लेशन होता है वो तो नेगेटिव में चला गया है, जिसको हम डीफ्लेशन कहते हैं। आप देख सकते हो खबर, रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स ओवर 6-year लो ऑफ 2.1% इन जून एडेड बाय ईजिंग फूड प्राइसेस। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और एक एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, कंपेयर करके बताऊंगा कि ये क्यों इतना मायने रखता है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, आरबीआई क्या डिसीजन लेगा, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज स्टडी आईक्यू पर आखिरी दिन है गुरु कृपा सेल का, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ 6 महीना की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ले सकते हैं और इसके अलावा 7 डे रिफंड पॉलिसी, मतलब 7 दिन में अगर आप चाहो तो कोर्स को वापस करके रिफंड भी ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम ये जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको बता दूं, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो होता क्या है। आप सब जानते होंगे कि हाउस होल्ड्स के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया जाता है, उसमें जो प्राइसेस में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, उसी को हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं और ये रिप्रेजेंट किया जाता है सीपीआई के द्वारा, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, चाहे फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, फ्यूल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन एक टर्म होता है और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि टोटल जितना भी है आपका इन्फ्लेशन है, सीपीआई जो टोटल इन्फ्लेशन है उसको कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन उसको कहेंगे जब हम हेडलाइन में से फूड और फ्यूल, ये दो चीज़ों को निकाल देंगे। तो ये जब दोनों चीज़ें निकल जाती हैं तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आरबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है कि रेपो रेट कितना होगा, क्या नहीं होगा, तो वो बेसिकली सीपीआई के आंकड़े को ही देखती है। और यहाँ पर कोशिश यही है आरबीआई का कि 2% से 6% के बीच में होना चाहिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हुआ क्या है। अगर आप देखेंगे, जो जून 2025 का आंकड़ा आया है, मतलब पिछले महीने जो इन्फ्लेशन था वो एक्चुअली 2.10 हो गया है। अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले साल से, क्योंकि अक्सर इसी से कंपेयर करते हैं कि पिछले साल जून के महीने में ये कितना था, ये 5% से ऊपर था, तो ये गिरकर एक्चुअली हो गया है 2.1%। और इसके पिछले वाले महीने अगर आप देखोगे तो इट वाज 2.8%। अच्छा, यहां पर अगर आप पिछले 5-6 वर्षों से देखो तो सबसे कम इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2020 में इन्फ्लेशन 6.2% था, फिर 6 अगेन उतना ही लगभग, और उसके बाद 7% तक चला गया था, फिर इसके अलावा 4.8%, फिर 5%। ये मैं ओवरऑल जो जून का आंकड़ा है उसकी बात कर रहा हूं, 2020 के जून का आंकड़ा, 2021 के जून का आंकड़ा। तो यहां पर आपको समझना है कि कोविड के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सीपीआई है वो 2% पर आ गया है, विच इज 6-year लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्फ्लेशन गिरा क्यों है, क्यों कम हुआ है। देखो, सबसे बड़ा और सबसे सिंगल मोस्ट कारण है वो है आपका फूड आइटम्स में डिक्लाइन होना, मतलब जो फूड आइटम्स के प्राइसेस होते हैं उसमें डिक्लाइन होना। क्योंकि अगर आप सीपीआई देखोगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें लगभग 45% वेटेज, 45% वेटेज मतलब आधा वेटेज फूड प्राइसेस का ही होता है। तो अगर फूड प्राइसेस में गिरावट होगी तो ओवरऑल जो सीपीआई है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए, काफ़ी भारी गिरावट हुई है। अगर आप देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपको कह रहा था, टोटल जो इन्फ्लेशन होता है वो आया है 2.1%। फिर इसके अलावा अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये -1.06%। अब फूड इन्फ्लेशन में बहुत चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल। आप देखो वेजिटेबल का आंकड़ा कितना आया है, 19% गिरावट हुई है। ये ध्यान रखिएगा, ये हम ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब पिछले साल जून में जो प्राइसेस थे उसके मुकाबले इस साल वेजिटेबल लगभग 20% गिरावट हुई है। तो ये आपको समझना है। पल्सेस में 12% की गिरावट हुई है, सीरियल्स में 5%, मीट और फिश में 6.4%, स्पाइसेस में 5.7%। अच्छा, अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर इन्फ्लेशन में आपको बोल रहा था ना कि जो ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन होता है उसमें से हम फूड और फ्यूल दोनों को माइनस कर देते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन एक्चुअल में अभी भी ठीक ठाक ही है, मतलब 4.5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये कोर इन्फ्लेशन। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो फूड आइटम्स हैं, ये फूड इन्फ्लेशन है, क्योंकि इसमें जबरदस्त गिरावट हुई है, इसकी वजह से टोटल जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई, वो 2.1% का आया है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है।
फिर दूसरा यहां पर एक और है, वो है आपका बेस इफेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था, पिछले साल जून के महीने में कितना इन्फ्लेशन था सीपीआई, वो था 5%। तो क्या होता है कि बेस में ही आपका 5% पहुंच गया है, तो इस साल अगर हल्का भी मॉडरेट बढ़ोतरी होगी प्राइसेस में, तो यहां पर आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से यहां पर बेस इफेक्ट का भी ये काम कर रहा है। और फेवरेबल मॉनसून भी, ध्यान रखिएगा, इस बार मॉनसून आपने देखा ही होगा कितना जल्दी आ गया था, राइट। मतलब कि 10-15 दिन पहले ही, कुछ कुछ जगहों पर तो 17 दिन, 18 दिन पहले देश में मॉनसून आपको देखने को मिल रहा है। तो मॉनसून पहले आने की वजह से यहां पर जो खारिफ सोइंग है उसको एक बूस्ट मिलता है, और यहां पर एंटिसिपेट किया जाता है कि जो राइस है, वेजिटेबल है, पल्सेस है, उन सब के प्राइसेस कम होंगे। तो इसी की वजह से ये फेवरेबल मॉनसून भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहां पर गिरावट हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगेन आप यहां पर ये चार्ट देखोगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है फूड आइटम्स के इन्फ्लेशन में। क्योंकि ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो ये हेडलाइन है, मतलब ये सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये टोटल जो इन्फ्लेशन की बात करते हैं। लेकिन ये ब्लू कलर का अगर आप ध्यान से देखिए, ये फूड आइटम्स के इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। सोचिए पिछले साल अक्टूबर में ये चला गया था 10% से ऊपर। इनफैक्ट जून के महीने में पिछले साल फूड इन्फ्लेशन था 9.3%। आप समझ रहे हो। और आज हालत यह है कि ये नेगेटिव में आ गया है और ये पहुंच गया है -1.0%। तो ये बड़ा कारण होता है, ये जो फूड आइटम्स है ना, ये बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ओवरऑल जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि फूड और फ्यूल नहीं होता है, तो बाकी के आइटम्स होते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इसमें आपको एक्चुअली इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि हेल्थ इन्फ्लेशन अगर आप देखिए तो ये था 4.43%, जो कि मई के महीने से ज्यादा है 9 बेसिस पॉइंट। और इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो यहां पर भी 4.37% इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मई के महीने में 4.12% था। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। तो कोर इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा सा अपर साइड में ही है। अच्छा, यहां पर और भी कारण है, जैसे ग्लोबल फैक्टर्स हो गए। यहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस आपने देखा होगा थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, $70 पर बैरल, $75 पर बैरल, इसी के आसपास रहा है। और इसके अलावा जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं उसमें भी नमी आई है, थोड़ा सा व्हीट प्राइसेस, एडिबल ऑयल, तो जिसकी वजह से ओवरऑल इसमें मदद मिली है इन्फ्लेशन को कम करने में। गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्शन लिया गया। आपको याद होगा सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था अनियंस पर, राइस पर, कि इसका एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और एक्सपोर्ट नहीं करने की वजह से सारा आइटम्स कहां था, भारत में ही था। मतलब सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ गई मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। और साथ ही साथ जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती है उसको भी सरकार ने कम कर दिया कुछ फूड आइटम्स पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड आइटम्स भारत में आए, सप्लाई बढ़े और यहां पर रिलीफ मिले इन्फ्लेशन से। तो ये कारण रहा है। अच्छा, अगर हम स्टेट वाइज देखें कौन से राज्य में ज्यादा इन्फ्लेशन था, किसमें का, तो बेसिकली 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन था। वो था केरला, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हरियाणा। यहां पर अगर आप देखोगे तो केरला में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा था 6.7%, पंजाब में 4.6%, जम्मू कश्मीर में 4.3%, उत्तराखंड 3.4% और हरियाणा में 3.1%। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा रहा है। अच्छा, इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो, ये क्या होता है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये ज्यादा रिलेवेंट होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। मतलब होलसेल मार्केट में जो प्राइसेस में वृद्धि हो रही है ना, उसकी हम यहां पर देखते हैं। तो एक्चुअल क्या हुआ है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स डिफ्लेशन की तरफ चला गया है, क्योंकि -0.1% ये आंकड़ा है। और पिछले एक साल में पहली बार आपको देखने को मिलेगा, मतलब होलसेल मार्केट में प्राइसेस एक्चुअली कम हुए हैं, नीचे की तरफ गए। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आंकड़ा सामने आया है इसका असर क्या होगा आरबीआई की पॉलिसी पर। क्या आप सब जानते होंगे हर 2 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमी आती है, तो उसमें ये डिस्कस होता है कि रेपो रेट क्या होगा, बाकी की जो पॉलिसी रेट हैं वो क्या रहेंगे। अब मान लो रेपो रेट नीचे किया जाए, इसका मतलब लोग ज्यादा आसानी से लोन ले पाएंगे, कम ब्याज दर पर लोन ले पाएंगे, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो हमारी जीडीपी बढ़ सकेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। और क्योंकि इस बार इन्फ्लेशन कंट्रोल आया है और ऐसा ही चलता रहा, तो आगे भी यहाँ पर रेपो रेट में कमी की जा सकती है। अभी क्या, अगला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अगस्त में आएगी, अगस्त के 1st-2nd वीक में, फिर अक्टूबर में आएगी, एक महीना स्किप करके। और ऑलरेडी आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर जो आपका रेपो रेट है वो करीब 6.5% था, तो इसको गिराते गिराते अब कर दिया गया है 5.5%। अभी पिछले महीने की बात है, 50 बेसिस पॉइंट कमी की गई थी। तो जिसकी वजह से आरबीआई भी चाहती है कि यहां पर रेपो रेट कम किया जाए, लोन का ब्याज दर कम हो, हाउस का, गाड़ी का, जितना भी ईएमआई वगैरह आप देते हो वो कम हो, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएँ और लोग ज़्यादा खर्च करें, जीडीपी हमारी बढ़ सके। लेकिन हाँ, इसमें कुछ
प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जो कोर इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया वो अभी भी ऊपर साइड में है, सर्विसेज हो गया, रेंट, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सब अभी भी कॉस्टली हैं। ऑयल प्राइसेस देखो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कोई वॉर छिड़ जाए तो यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और मॉनसून देखो, मॉनसून कहा तो जा रहा है कि अच्छा होगा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर खराब हो जाता है चीज़ें, अनइवन मॉनसून होता है, तो वो सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या है? देखो, पॉजिटिव इंपैक्ट तो यही है कि इन्फ्लेशन कम होने से लोगों की रियल इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकेगी। और इसीलिए आज भी आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट वगैरह ऊपर है, रूपी में थोड़ी सी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। रिस्क क्या है? देखो, रिस्क यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है कि ऐसा ना हो जाए कि इन्फ्लेशन एकदम नीचे की तरफ चला जाए, मतलब डिसइन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। डिसइन्फ्लेशन से रूरल डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि अगर प्राइसेस नीचे रहेंगे तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं मतलब डिमांड कहीं ना कहीं कम हो रही है, और डिमांड कम होना ये अच्छा बात नहीं है। अल्टीमेटली ये दिखाएगा कि लोग इकोनॉमी में स्पेंड नहीं कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ये सब भी थोड़ा सा खतरा रहता है, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन एकदम 5-6%, 6% से ऊपर चला जाए और एकदम या तो 1% और नीचे नेगेटिव में चला जाए, डिफ्लेशन हो जाए। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, 3%, 4%, 4% परफेक्ट रहता है, एकदम सही रहता है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा चीज़ें आगे, बट आई होप कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई थी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो आपको समझ आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट होता है, इनमें से कौन सा आइटम उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता? ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आपके पास परफेक्ट टाइम है, क्योंकि आखिरी दिन है सेल का। यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसके साथ साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आज रात 12 बजे तक अगर आप लेते हो, और 7 डे रिफंड पॉलिसी आपको इसमें मिल जाएगा। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी इसको लेने में। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर यूपीएससी कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है। सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, पीआरपी एंड एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी और दूसरा 7 डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज। तो दोस्तों, अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।